हमारा सीरीज चल रहा था अध्ययन बोर्ड के जो अब तक के जो पेपर हुए हैं उनमें जो साइंस के क्वेश्चन है वो सीरीज चल रही थी। हमने 45 क्वेश्चन तक कर लिए थे पिछली क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन से। 46 नंबर का क्वेश्चन है घर्षण गुणांक की विमाएं होती हैं। तो जो घर्षण गुणांक होता है वो विमाहीन राशि है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का। निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अर्थात जो ऑप्शन में दे रखा है उनमें अपवर्तन किस में नहीं होता है। तो देखिए जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष में अपवर्तन होता है क्योंकि इंद्रधनुष है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। तो इंद्रधनुष में अपवर्तन होता है। मृग तर्षणा, तो मृग तर्षणा भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, तो इसमें भी अपवर्तन होता है। और देखिए सितारे अर्थात जो तारे होते हैं रात को टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं, वो अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। लेकिन लाल शिफ्ट में कोई अपवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का। 48 नंबर का क्वेश्चन है आंख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित करता है। तो वो कौन होता है, वो होता है कोरोइड। तो कोरोइड जो होता है वे ये व्यक्ति की आंख के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। जैसे हमारी नीली आंखें होती हैं, नीली आंखें होना ये आपके किस पर डिपेंड करता है, इस कोरोइड पर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं कोर्निया। देखिए जब हम आंख दान करते हैं तो ये कोर्निया भाग दान करते हैं। तो ये दान करने वाला भाग है, दान करने वाला भाग है आंख का। फिर हमारे पास आइरिस है। आइरिस जो होती है ये आंख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अर्थात हमारी आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो ये करती है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का। 49 नंबर का क्वेश्चन है वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है। तो ये आपका है पृष्ठ तनाव। क्या है, पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। अब सुनिए, देखिए जल का घनत्व जो होता है, जल का अधिकतम जो घनत्व होता है, अधिकतम घनत्व, अधिकतम घनत्व ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हमारे पास है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जब दो पिंड अनंत पर हो तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है अर्थात जो एफ होता है वो होता है G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये होता है आपका क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। जी यहां पर जो है, जी कैपिटल जी, ये क्या है, गुरुत्वीय नियतांक। तो ये है गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक है। इसको जो गुरुत्वीय नियतांक है इसका आपको यूनिट ध्यान में रखना है। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब पर किलोग्राम, किलोग्राम और सेकंड पर सेकंड इसका क्या होता है, ये यूनिट होता है, मात्रक होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का। 50 नंबर का क्वेश्चन है अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व है वो है आपका कौन, वो है आपका कौन होता है, लिथियम है। कौन है, लिथियम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का। 51 नंबर का क्वेश्चन है उसमें मान के क्रम में है, मतलब सर्वाधिक उष्मा कौन प्रदान करता है फिर सबसे कम कौन प्रदान करता है। तो जो आपकी वसा होती है यह सर्वाधिक मात्रा में उष्मा प्रदान करती है, फिर करती है कार्बोहाइड्रेट और सबसे कम करती है प्रोटीन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर।
अब सुनिए, जो वसा होती है, वसा क्या करती है? सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है हमारे शरीर को, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वसा के एग्जाम्पल है, जैसे तेल हो गया है, घी हो गया है, मक्खन हो गया है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, अर्थात ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन, ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन। ये इसका नाम है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः हमारे भोजन में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं, स्टार्च पाया जाता है और शर्करा पाई जाती है। ये दो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। प्रोटीन होता है, प्रोटीन को बोलते हैं शरीर वर्धक भोजन, तो इसको बोलते हैं शरीर वर्धक भोजन, अर्थात बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है प्रोटीन को। तो ये हो गए इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर का क्वेश्चन। 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी अर्थात रोग व उसकी कमी से होने वाला गलत है? तो हाइपोकेलिमिया जो है, ये कैल्शियम की कमी से नहीं होता है, तो ये गलत हो गया है। हाइपोकेलिमिया जो होता है, ये होता है पोटेशियम की कमी हो जाती है ब्लड में, तो ये होती है पोटेशियम की कमी, पोटेशियम की कमी किसमें होती है? ब्लड में, अर्थात रक्त में पोटेशियम की कमी जब हो जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपोकेलिमिया डिजीज बोलते हैं। मेरासमस जो डिजीज होती है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटीन की कमी से एक और रोग होता है, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर डिजीज भी प्रोटीन की कमी से होता है। घातक रक्ताल्पता, इसको बोलते हैं परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया बोलते हैं किसको? घातक रक्ताल्पता को। और ये किसी कमी से होता है? विटामिन बी 12 की कमी से होता है। विटामिन जो बी 12 होता है, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन बी 12 का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है, कैंसर उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। विटामिन जो बी 12 होता है, ये जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील होता है, घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी 12 का रासायनिक जो नाम है वो है साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन, ये इसका रासायनिक नाम है। प्लेग्रा डिजीज जो होती है, ये विटामिन बी 3 की कमी से होता है। जो विटामिन बी 3 है, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? नियासिन है। क्या है? नियासिन है। और ये विटामिन बी 3 भी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। तो ये बात कर ली हमने इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का। 53 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्र सतह पर अर्थात चंद्रमा सतह पर एक पर्यवेक्षक को दिन के समय आकाश का रंग दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा? तो वो दिखाई देगा ब्लैक कलर का, अर्थात काला दिखाई देगा। देखिए, जो आपका आकाश है उसका काला रंग दिखाई देता है, लेकिन हमें पृथ्वी पर इसका नीला रंग दिखाई क्यों देता है? क्योंकि अपवर्तन की घटना के कारण इसका नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, या वर्ण विक्षेपण होता, रंगों का क्या हो जाता है? वर्ण विक्षेपण हो जाता है, इसलिए इसका रंग नीला दिखाई देता है। और वैसे आकाश का रंग क्या होता है? काला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का। 54 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक विषमांगी मिश्रण है? तो देखिए, विलयन है, विलयन तो क्या होता है? आपका सैमांगी मिश्रण है। क्या है? सैमांगी मिश्रण, सैमांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे आपका चीनी और प्लस पानी का जो मिश्रण है, वो क्या है? आपका विलयन है। तो सैमांगी मिश्रण कहते किसको हैं? जिसमें विलय पदार्थ अर्थात जो घुलता है, यहां पर चीनी क्या है? विलय है।
तो चीनी यहाँ पर विलेय है और पानी क्या है, विलायक है। अर्थात जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक बोलते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय बोलते हैं। तो चीनी यहाँ पर विलेय है, तो जिसमें विलेय पदार्थ विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाता है उसको बोलते हैं सहमांगी मिश्रण। ठीक है। निलंबन, निलंबन एक आपका क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ये आपका विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्योंकि इसमें जो विलेय पदार्थ है वो पूर्ण रूप से घुलता नहीं है, कुछ समय बाद में विलेय पदार्थ पेंदे में बैठ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर का क्वेश्चन है। 55 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, अर्थात गलत कथन की पहचान हमको करनी है। तो पहला हमारे पास है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती हैं। बिल्कुल समान हो सकती हैं लेकिन सदैव समान नहीं होंगी। तो यह बात क्या है, सत्य है। ठीक है, समान हो सकती है लेकिन यहां पर ऐसा आ जाता कि सदैव समान होती है, तब गलत हो जाता। दूसरा हमारे पास है किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। बिल्कुल सत्य बात है, भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अगला है किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान हो सकती है। यह बात भी आपकी सत्य है। अगला है किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी। यह बात क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 56 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न सूचियों को सुमेलित हमको करने को ये बोल रहा है। क्या कह रहा है ये, पहला कि निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट इस तरफ है और सूची सेकंड इस तरफ है। पहला हमको दे रखा है क्या, कि साबुन का फेन या झाग ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फोम। क्या कहलाता है, फोम। तो ए में तो आ गया है सेकंड। दूसरा है जल में गाद, जल में गाद ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है सोल का। तो बी में आ गया है 3। नेक्स्ट है ओपल अर्थात दूध या जो पत्थर है, दूध या पत्थर किसका है, ये आपका है जेल का। किसका है, जेल का। और मेयोनीज है, ये है पायस का एग्जाम्पल है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए में तो आपका क्या है, 2 है। ए में 2 कहां कहां पर है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ये जो दे रखे हैं ये कोलाइड के एग्जाम्पल दे रखे हैं। किसके दे रखे हैं, कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, तो आपका जो कोलाइड है ये एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है, विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलाइड किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बना होता है। परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बना होता है। जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है इसकी ये मात्रा में क्या होता है, कम होता है, और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, मात्रा में अधिक होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर का। 57 नंबर का क्वेश्चन है वसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है, अर्थात सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। तो इसमें पहला है कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए वसा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ये बात क्या है, सत्य है। दूसरा है वसा के शरीर के भोजन से कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। बिल्कुल गलत बात है, ये कैल्शियम को अवशोषित करने का काम करता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वसा जो होती है ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है सर्वाधिक मात्रा में। नेक्स्ट है क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए वसा की आवश्यकता होती है। ये गलत बात है, क्योंकि क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने के लिए कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजन करती हैं, उसके द्वारा उनकी मरम्मत होती है। नेक्स्ट है शरीर वसा में उतनी तेजी से ऊर्जा नहीं छोड़ सकता जितना कि कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा होती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट जल्दी से एनर्जी देता है लेकिन वसा क्या करती है, तेजी से एनर्जी नहीं देती है।
ठीक है, तो ये बात भी क्या है आपकी, ये बात सत्य है। तो कौन कौन सी बात, 1 और 4 हमारा क्या है, सही है। कौन से ऑप्शन हो गया है, ए हमारा राइट आंसर हो गया है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो वसा होती है ये हमें सर्वाधिक ऊर्जा देती है, सर्वाधिक एनर्जी देती है। ठीक है, और फास्ट जो एनर्जी देती है, मतलब जल्दी से एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलमों को सुमेलित कीजिए। तो कॉलम फर्स्ट तो ये दे रखा है और कॉलम सेकंड ये दे रखा है। पहला है जॉन डाल्टन। तो जॉन जॉन डाल्टन है, इसने क्या दिया था, तो इसने दिया था आपका बहु अनुपात का नियम दिया था। क्या दिया था, बहु अनुपात का नियम। तो ए में तो हो गया है 4, ए में 4 कहां पर है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी का देख लो, एंटोनी लेवोजियर ने क्या दिया था, तो इसने दिया था द्रव्यमान के संरक्षण का नियम दिया था। रिक्टर, जो रिक्टर है इसने क्या दिया था, तो रिक्टर ने दिया था पारस्परिक गुणों का नियम दिया था। क्या दिया था रिक्टर ने, पारस्परिक गुणों का नियम दिया था। और गेलुसेक ने क्या दिया था, तो इसने दिया था गैसीय आयतन का नियम दिया था। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर का क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है, तो समझिए, जो पृष्ठ तनाव है इसका सूत्र क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है आपका क्या, ये होता है 1/2 इंटू एफ, मतलब फोर्स अपॉन में बटे लंबाई, मतलब लेंथ होती है। अब सुनिए, आपका फोर्स की विमा क्या होती है, तो फोर्स की विमा होती है M1 L1 और T-2। और लंबाई की विमा क्या होती है, ये होती है L1। क्या होती है, L1। अब देखिए L1 से L1 कट गया है, तो M1 और L का क्या हो जाएगा 0 और T-2, तो ये हो गई है इसकी विमा M1L0 और T-2। ये होगा, कौन सा ऑप्शन हो गया है, बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का। 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कौन सी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है। पहला है प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध आपका क्या नहीं है, सदिश राशि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। पहले तो समझिए सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि, सदिश राशि, तो सदिश राशि वो होती हैं जिनमें परिमाण के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ, परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की, डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, तो वो कहलाती है आपकी सदिश राशियां, कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। ठीक है, त्वरण है ये आपकी सदिश राशि है। अब देखिए मैं बात कर लेता हूं त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय होता है। क्या होता है, वेग बटे समय होता है, और वेग भी अब क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। बात कर लेता हूं आवेग। तो आवेग बराबर क्या होता है, तो आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। तो ये होता है फोर्स इंटू टाइम होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है। तो आवेग भी अभी क्या है, सदिश राशि है। टॉर्क के बारे में बात कर लेता हूं। टॉर्क का दूसरा नाम होता है बल आघूर्ण। तो इसका दूसरा नाम है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बल इंटू त्रिज्या। तो इसका होता है एफ इंटू आर, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो टॉर्क बराबर हो गया है बल इंटू त्रिज्या। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब चल लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर का। 61 नंबर का क्वेश्चन है, रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है, तो यह है रैखिक गति का संरक्षण का नियम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, अब सुनिए, संवेग जो होता है, यहां पर जो हमारे पास क्या रहा है, कि संवेग की मैं बात कर लेता हूं। संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है आपका द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, ये होता है संवेग। ठीक है, ये वाला बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का। 62 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है? तो वो है माइका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। तो माइका जो है ये क्या है? उष्मा का चालक है, अच्छा चालक है, गुड कंडक्टर है। लेकिन माइका जो है ये विद्युत का क्या है? विद्युत का कुचालक है। विद्युत का क्या है? ये कुचालक है। ये हो गया माइका के बारे में। अगर बात आए क्या विद्युत का, विद्युत का सर्वाधिक चालक कौन है? सर्वाधिक चालक है, सर्वाधिक चालक है तो वह आपकी कौन? चांदी है। कौन है? चांदी। और चांदी का प्रतीक होता है एजी अर्थात अर्जेंटम है। कॉपर है, कॉपर का प्रतीक होता है सीयू। गोल्ड है, गोल्ड का प्रतीक होता है एयू। क्या होता है? एयू अर्थात ओरम होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और गोल्ड में आपका सर्वाधिक तन्यता का गुण, तन्यता और आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता, इसका गुण पाया जाता है गोल्ड में। ठीक है। तन्यता का अर्थ क्या होता है? तार बनाने की क्षमता। और आघात वर्ध्यता का मतलब क्या होता है? फैलने की क्षमता। ये होती है आघात वर्ध्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का। 63 नंबर का क्वेश्चन है, यीस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो जो यीस्ट है ये विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में? यीस्ट के बारे में। तो यीस्ट जो होता है, यीस्ट, तो यीस्ट, पहली बात हमने क्या की थी कि इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी, तो इसमें विटामिन बी पाया जाता है। दूसरी बात, जो आपका यीस्ट है ये क्या होता है? एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। यीस्ट का जो वैज्ञानिक नाम है वो सेकेरोमाइसी, सेकेरोमाइसी सेरेविसी है। सेरेविसी, ये है यीस्ट का वैज्ञानिक नाम है। ये क्या है आपका? यीस्ट एक कवक है। क्या है? फंगी है, कवक है। और इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है यीस्ट का, ब्रेड बनाने में, एक तो ब्रेड में किया जाता है, इसके अलावा बियर बनाने में, बियर बनाने में किया जाता है, और किण्वित खाद्य सामग्री, किण्वित खाद्य सामग्री, किण्वित खाद्य सामग्री बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपका हो गया जलेबी वगैरह बनाने में इसी का ही उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं विटामिन सी के बारे में। तो मैं यहां पर लिखता हूं विटामिन सी। विटामिन सी, तो जो आपका विटामिन सी है, पहली बात इसका रासायनिक जो नाम है वो है एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन जो सी है ये किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में, खट्टे फलों में पाया जाता है। और सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है आंवला में। किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज होती है, स्कर्वी रोग होता है। इसके अलावा जो विटामिन सी होता है ये किस में घुलनशील है? ये जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील, घुलनशील विटामिन है। क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये हो गया हमारे पास क्या? विटामिन सी के बारे में। किसके बारे में हो गया है? विटामिन सी के बारे में हो गया है। अब मैं बात कर लेता हूं विटामिन डी के बारे में। तो जो विटामिन डी है इसको बोलते हैं धूप का विटामिन, धूप का विटामिन, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं सनशाइन विटामिन बोलते हैं। विटामिन डी होता है, इसकी जो कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स रोग। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। इसका जो रासायनिक नाम है किसका? विटामिन डी का, यह है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन जो डी होता है, विटामिन डी, ये मछली के तेल में पाया जाता है सर्वाधिक। मछली के तेल में पाया जाता है विटामिन डी, सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है। ये हो गया है किसके बारे में? विटामिन डी के बारे में हो गया है।
और विटामिन डी किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन डी। ठीक है। प्रोटीन होता है, प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन बोलते हैं, शरीर वर्धक भोजन अर्थात बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का। वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है टेकोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। तो टेकोमीटर का उपयोग कहां पर किया जाता है? वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका है 65 नंबर का। 65 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखिए, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, पहली बात सुन लो, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। ठीक है। और वो भी क्या होता है? परमानेंटली, स्थायी रूप से बनता है। तो इसमें स्थायी रूप से नया पदार्थ बनता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय, अर्थात ये क्या होते हैं? एक दिशा में चलते हैं, एक दिशीय होते हैं। क्या होते हैं? वन डायरेक्शन होते हैं हमेशा परिवर्तन। जैसे फलों का पकना, फल पकेंगे तो क्या होगा? जो आपकी फ्रक्टोज शर्करा कण वो क्या हो जाएंगे? मीठे हो जाएंगे। तो फल फ्रक्टोज, फ्रक्टोज शर्करा के कण क्या हो जाएंगे? मीठे हो जाएंगे। क्योंकि कच्चे फल क्या होते हैं? मीठे नहीं होते हैं। जब ये पक जाते हैं तो फ्रक्टोज शर्करा परिवर्तित हो जाती है उसमें, और वो मीठे हो जाते हैं। तो ये तो क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है दूध का फटना, मतलब दूध से क्या बन गया है? दही बन गया है। तो ये भी क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। पानी का जमना, देखिए पानी जमेगा, पानी किस जमेगा? तो बर्फ बनेगी। यहां पर क्या हो रहा है? पदार्थ की अवस्था चेंज हो रही है। और जहां पर भी पदार्थ की अवस्था चेंज होती है वहां पर कौन सा परिवर्तन होता है? तो वहां पर होता है भौतिक परिवर्तन। तो पानी का जमना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेज है। तो ऑप्शन सी हमारा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गाय से। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। सीधी बात, नो बकवास, गाय याद करनी है वैक्सीनेशन शब्द का अर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का। यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर यह सीधा रहता है तो दर्पण खालिस्तान होता है। मतलब ये दर्पण कौन सा है? तो यह आपका उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण किस टाइप का होता है? तो इस टाइप का होता है। इसकी सतह जो होती है ये क्या होती है? उभरी होती है और अंदर की सतह, ये अंदर की सतह पर पॉलिश की होती है। ये होती है इसकी क्या? मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष होती है। अब प्रकाश किरण आएंगी इस पर ऐसे, मान लीजिए दो प्रकाश किरण आ रही है अनंत से, तो ये क्या करेंगी? टकराने के बाद में ऐसे फैला देगा इसको। क्या कर रहा है? फैला रहा है ऐसे प्रकाश किरणों को। और जब इनको पीछे हम मिलाएंगे तो ये पीछे जाकर के मिलेंगी। जहां पर मिलेंगी वहां पर किसका निर्माण होगा? प्रतिबिंब का। किसका निर्माण होगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आपका जो उत्तल दर्पण है ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए उत्तल दर्पण को आपका अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। अपसारी दर्पण कहा जाता है इसको। इसके अलावा उत्तल दर्पण का उपयोग जो गाड़ियां होती हैं उनके साइड मिरर में लगाया जाता है। तो साइड दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग कर किया जाता है। अर्थात जो आपका ड्राइवर होता है, ड्राइवर साइड में जो दर्पण लगा होता है वो होता है कौन सा दर्पण? आपका उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण की बात कर लेता हूं तो अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है। इसकी अंदर की सतह धसी होती है और बाहरी सतह पर क्या होती है? पॉलिश की होती है। और ये होगी इसकी क्या? मेन एक्सिस।
ठीक है। और ये मान लीजिए इसका फोकस बिंदु है। अब इस पर क्या आएंगी, प्रकाश किरणें आ रही हैं, ऐसे मान लीजिए अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, प्रकाश किरणें टकराने के बाद में फोकस से होकर के गुजरेंगी ऐसे, और जहां पर ये किरणें मिलती है वहां पर किसका निर्माण हो रहा है, तो यहां पर किसका निर्माण हो रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण। तो जो आपका अवतल दर्पण होता है ये प्रकाश किरणों को एक जगह क्या करता है, केंद्रित करता है, इसलिए अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसके अलावा अवतल दर्पण का उपयोग कहां पर किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है। टॉर्च में गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट में किया जाता है। इसके अलावा आपका सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह हो गया है अवतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के बारे में आपको ध्यान रखनी है कि इसकी फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी ये क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। और समतल दर्पण वस्तु के आकार जितना क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। और ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और वस्तु के आकार, वस्तु के आकार के समान प्रतिबिंब बनाता है, आकार समान प्रतिबिंब का निर्माण करता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का। आलू एक रूपांतरित है, तो आलू है ये पेड़ का कौन सा भाग है, तो आलू होता है, ये होता है स्टेम होता है, मतलब तना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है हमारे पास क्या आंसर। तो आलू है जो पोटैटो है वो क्या है, स्टेम है, तना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गुणित्र नंबर का। गुणित्र नंबर का क्वेश्चन है, वह गुण जो कि कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का मापदंड करता है वो क्या है, कौन सा गुण है, तो वो है क्या, गलनांक। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। गलनांक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता के लिए गलनांक क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर का। 70 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी या धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है, तो अधिकतम घनत्व वाला जो पदार्थ है वो आपका है ओस्मियम। क्या है, ओस्मियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। ठीक है, अब सुनिए, ओस्मियम ये हो गया है, कॉपर होता है, कॉपर का प्रतीक क्या हो गया है, Cu हो गया है। स्टील क्या है, स्टील एक मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु, मिश्र धातु है, मिक्स्ड मेटल है। प्लेटिनम का प्रतीक होता है Pt। क्या होता है, Pt होता है। ठीक, मिश्र धातु होती है, ये क्या होती है, सहमांगी मिश्रण होती है, सहमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सर होता है ये क्या, मिश्र धातु। ठीक है, तो ये कर लिए हमने क्या, आज के क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि ओस्मियम जो होता है इसका जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक होता है 76। कितना होता है, 76 होता है। इसके अलावा प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो प्लेटिनम का होता है कितना, 78। कितना होता है, 78 होता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको स्टील के बारे में ध्यान करना है कि स्टील जो होता है, स्टील में धमनी का सर्वाधिक संचरण होता है, धमनी का सर्वाधिक संचरण, मतलब फास्ट गति करती है इसमें, स्टील में सर्वाधिक संचरण। ठीक है, और स्टील क्या होता है, ठोस होता है, ठोस का एग्जाम्पल है। तो ठोस में जो धमनी होती है वो सर्वाधिक क्या करती है, संचरण करती है, प्रोपोगेशन करती है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में 71 नंबर क्वेश्चन से। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगती है डिसलाइक करके कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सा भाग अच्छा नहीं लगा है, ताकि हम अगली क्लास में उसमें इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं।